1757 का विद्रोह। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने उत्तर भारत में सत्ता पाने की दिशा में पहला कदम रखा और 1857 में प्रमुख विद्रोह हुआ, जो 1757 के बाद के औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का एक उत्पाद था और जिसके बाद भारत पर शासन करने की ब्रिटिश नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। सिमरिंग असंतोष। वर्षों से ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचारों के संचयी प्रभाव ने भारतीय राज्यों के सभी शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, पंडितों, मौलवियों आदि की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उग्र असंतोष फूट पड़ा 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी नींव तक हिला दिया। हालांकि 1757 और 1857 के बीच की अवधि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और परेशानी मुक्त नहीं थी। इसने धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, आदिवासी आंदोलनों, किसान विद्रोहों और कृषि दंगों और नागरिक विद्रोहों के रूप में छिटपुट लोकप्रिय विस्फोटों की एक श्रृंखला देखी। अकाल के वर्षों में भी बढ़ी हुई राजस्व मांगों ने गुस्से का कारण बना। कई बार स्थानीय साहूकारों के खिलाफ आंदोलन कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह में बदल गए क्योंकि साहूकारों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। देशी धार्मिक पारंपरिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी हुआ। आक्रोश और परिणामस्वरूप विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती दिनों से ही विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह और विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद भी जारी रहे। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बड़े विद्रोह हुए जिन्हें कंपनी ने क्रूरता से दबा दिया। पिछले अध्याय में इनमें से कुछ विद्रोहों पर चर्चा की गई थी। 1857 का विद्रोह। प्रमुख कारण। 1857 के विद्रोह के कारण पहले के विद्रोहों की तरह सभी वर्गों और वर्गों के माध्यम से भारतीय आबादी के दैनिक अस्तित्व के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से उभरे। इन कारणों पर नीचे चर्चा की गई है। आर्थिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के पारंपरिक आर्थिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। किसानों को वास्तव में नए और अत्यधिक अलोकप्रिय राजस्व निपटान द्वारा लगाए गए अक्षमताओं से उबरने के लिए कभी नहीं था। भारी कराधान से तंग आकर किसानों ने सूदखोरों, व्यापारियों से सूदखोरी दरों पर ऋण का सहारा लिया। बाद वाले अक्सर कर्ज का भुगतान न करने पर पूर्व को अपनी भूमि से बेदखल कर देते थे। यह साहूकार और व्यापारी नए जमींदारों के रूप में उभरे, जबकि भूमिहीन किसानों और ग्रामीण ऋणग्रस्तता का संकट आज भी भारतीय समाज को त्रस्त कर रहा है। जमींदारी की पुरानी व्यवस्था को विघटित होने के लिए मजबूर किया गया था। ब्रिटिश शासन का मतलब कारीगरों और हस्तशिल्प लोगों के लिए भी दुख था। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के विलय ने देशी शासकों और रईसों के संरक्षण के उनके प्रमुख स्रोत को काट दिया, जो अब शिल्पकारों के संरक्षक होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश नीति ने भारतीय हस्तशिल्प को हतोत्साहित किया और ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा दिया। अत्यधिक कुशल भारतीय कारीगरों को रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो शायद ही अस्तित्व में थे, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प का विनाश आधुनिक उद्योगों के विकास के साथ नहीं था। राय। यह ब्रिटिश घुसपैठ किया था जिसने भारतीय हथकरघा को तोड़ा और चरखा को नष्ट कर दिया। इंग्लैंड ने भारतीय कपास को यूरोपीय बाजार से वंचित करने के साथ शुरुआत की। इसके बाद इसने हिंदुस्तान में एक मोड़ लाया और अंत में कपास की मातृभूमि को कपास से भर दिया। कार्ल मार्क्स। 1853 में भारतीय व्यापार और व्यापारी वर्ग को अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर पंगु बना दिया गया था, जिन्होंने भारतीय निर्मित वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाया था। उसी समय भारत में ब्रिटिश सामानों के आयात पर कम शुल्क लगा, जिससे भारत में उनके प्रवेश को प्रोत्साहन मिला।
19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्यात व्यवहारिक रूप से समाप्त हो गया। मुक्त व्यापार एक तरीका, यानी ब्रिटेन से मशीन निर्मित सामानों के खिलाफ सुरक्षात्मक शुल्क लगाने से इनकार करना, भारतीय निर्माण को मार डाला। जमींदार, पारंपरिक भू अभिजात वर्ग, अक्सर प्रशासन द्वारा यथावार्टों के लगातार उपयोग के साथ अपने भूमि अधिकारों को जब्त होते देखा। इससे गांवों में उनकी स्थिति का नुकसान हुआ। अवध में विद्रोह के तूफान केंद्र 21,000 तालुकदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और अचानक खुद को आय के स्रोत के बिना पाया, काम करने में असमर्थ, भीख मांगने में शर्म, दरिद्रता की निंदा। इन बेदखल तालुकदारों ने अंग्रेजों का विरोध करने और जो खोया था उसे वापस पाने की कोशिश करने के लिए सिपाही विद्रोह द्वारा पेश किए गए अवसर को जब्त कर लिया। भारतीय उद्योग की बर्बादी ने कृषि और भूमि पर दबाव बढ़ा दिया, जो सभी लोगों का समर्थन नहीं कर सका। एक तरफा विकास के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से देश का दरिद्रीकरण हुआ। राजनीतिक कारण, झूठी प्रतिज्ञाओं और वादों के साथ बढ़ाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची नीति के परिणामस्वरूप कंपनी की अवमानना और राजनीतिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत में लगभग सभी शासक राजकुमारों के मन में प्रभावी नियंत्रण जैसी नीतियों के माध्यम से संदेह पैदा हुआ। सहायक गठबंधन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदू राजकुमारों को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। मुगलों को तब दीन हो गया था जब 1856 में राजकुमार फकीरुद्दीन की मृत्यु पर, जिनके उत्तराधिकार को लॉर्ड डलहौजी द्वारा सशर्त रूप से मान्यता दी गई थी, लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले राजकुमार को उत्तराधिकार को राजकुमार फकीरुद्दीन द्वारा स्वीकार किए गए त्यागों के अलावा शाही उपाधि और पुश्तैनी मुगल महलों को त्यागना होगा। शासकों के पतन, तत्कालीन अभिजात वर्ग ने भी भारतीय समाज के उन वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से अपना भरण पोषण प्राप्त किया। प्रशासनिक कारण, कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, विशेष रूप से पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली कानून अदालतों के बीच असंतोष का एक प्रमुख कारण था। वास्तव में यह कई इतिहासकारों का विचार है कि भारत में अब हम जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देख रहे हैं, वह कंपनी शासन की विरासत है। साथ ही ब्रिटिश शासन के चरित्र ने भारतीयों की नजर में इसे एक विदेशी और विदेशी रूप प्रदान किया, एक प्रकार की अनुपस्थित संप्रभुता। सामाजिक धार्मिक कारण, नस्लीय ओवरटोन और एक श्रेष्ठता परिसर ने मूल भारतीय आबादी के प्रति ब्रिटिश प्रशासनिक रवैये की विशेषता बताई। भारत में ब्रिटिश ध्वज का अनुसरण करने वाले ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भारतीयों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन और महिलाओं की शिक्षा जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयासों को आबादी के एक बड़े हिस्से ने बाहरी लोगों द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। इन आशंकाओं को सरकार द्वारा मस्जिद और मंदिर की भूमि पर कर लगाने और धार्मिक विकलांग अधिनियम 1856 जैसे कानून बनाने के निर्णय से और बढ़ा दिया गया, जिसने हिंदू रीति रिवाजों को संशोधित किया। उदाहरण के लिए, यह घोषणा करते हुए कि धर्म परिवर्तन एक बेटे को संपत्ति विरासत में लेने से नहीं रोकता है। उनके विधर्मी पिता। बाहरी घटनाओं का प्रभाव, 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं के साथ हुआ जिसमें अंग्रेजों को गंभीर नुकसान हुआ। पहला अफगान युद्ध 1838-42, पंजाब युद्ध 1845-49 और क्रीमियन युद्ध 1854-56। इनका स्पष्ट मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। अंग्रेजों को इतना मजबूत नहीं देखा गया और यह महसूस किया गया कि उन्हें हराया जा सकता है। सिपाहियों में असंतोष, कंपनी की सेना में सेवा की शर्तें और छावनी तेजी से धार्मिक के साथ संघर्ष में आ गई। सिपाहियों के विश्वास और पूर्वाग्रह।
जाति और संप्रदाय के निशान पहनने पर प्रतिबंध और पादरी की धर्मांतरण गतिविधियों की गुप्त अफवाहें अक्सर कंपनी के खर्चों पर जो भारतीय खर्च पर रखी जाती हैं, की व्याख्या भारतीय सिपाहियों द्वारा की गई थी, जो आमतौर पर स्वभाव से रूढ़िवादी थे, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में। उस समय के धार्मिक हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब जाति का नुकसान था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसने आदेश दिया कि बंगाल सेना में भविष्य के सभी रंगरूटों को सरकार द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार कहीं भी सेवा करने के लिए एक वचन देना होगा। इससे आक्रोश पैदा हो गया। भारतीय सिपाही अपने ब्रिटिश समकक्ष की तुलना में अपने वेतन से समान रूप से नाखुश थे। सिपाहियों के असंतोष का एक और तात्कालिक कारण यह आदेश था कि सिंध या पंजाब में सेवा करते समय उन्हें विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कई सिपाहियों के घर अवध के कब्जे ने उनकी भावनाओं को और भड़का दिया। भारतीय सिपाहियों को हर कदम पर अधीनस्थ महसूस कराया जाता था और उनके साथ नस्लीय और पदोन्नति और विशेषाधिकारों के मामलों में भेदभाव किया जाता था। सिपाहियों का असंतोष केवल सैन्य मामलों तक ही सीमित नहीं था, यह ब्रिटिश शासन के प्रति सामान्य मोहभंग और विरोध को दर्शाता है। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। एस गोपाल कहते हैं, सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा और भी आवाज उठाई और आंदोलन सेना के बाहर फैल गया। अंत में बंगाल 1764, वेल्लोर 1806 में ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोहों का एक लंबा इतिहास रहा है। बैरकपुर 1825 और अफगान युद्धों 1838-42 के दौरान कुछ ही उल्लेख करने के लिए। विद्रोह की शुरुआत और प्रसार। चिंगारी आटा में हड्डी की धूल के मिश्रण और एनफील्ड राइफल की शुरुआत के बारे में रिपोर्ट ने सिपाहियों को बढ़ाया। सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी। नई राइफल के कार्ट्रिज के ग्रीस रैपिंग पेपर को लोड करने से पहले काटना पड़ता था और ग्रीस कथित तौर पर बीफ और सूअर की चर्बी से बना होता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जबकि सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित था। सेना प्रशासन ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया और सिपाहियों को लगा कि उनका धर्म गंभीर खतरे में है। चर्बी लगे कारतूसों ने सेना में असंतोष का कोई नया कारण नहीं पैदा किया, बल्कि उग्र असंतोष को खुलकर सामने आने का अवसर प्रदान किया। मेरठ से शुरू। 10 मई 1857 को दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ और फिर तेजी से बल इकट्ठा करते हुए जल्द ही उत्तर में पंजाब और दक्षिण में नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपुताना तक एक विशाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। मेरठ की घटना से पहले भी विभिन्न छावनियों में आक्रोश की बड़बड़ाहट थी। बरहामपुर पश्चिम बंगाल में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसने नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया और फरवरी 1857 में विद्रोह कर दिया, मार्च 1857 में भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे के एक युवा सिपाही ने एक कदम आगे बढ़ाया और बैरकपुर में अपनी इकाई के सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उन्हें 8 अप्रैल को जबरन मार दिया गया और उनकी रेजिमेंट को मई में भंग कर दिया गया। 7वीं अवध रेजिमेंट, जिसने 3 मई को अपने अधिकारियों की अवहेलना की, कभी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। तभी मेरठ में धमाका हुआ। 24 अप्रैल को 3 नेटिव कवेलरी के 90 पुरुषों ने चर्बी वाले कारतूसों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 9 मई को उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया, 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और बेड़ियों में डाल दिया गया। इससे मेरठ में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच एक सामान्य विद्रोह छिड़ गया। अगले ही दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैद साथियों को रिहा कर दिया, अपने अधिकारियों को मार डाला और विद्रोह का झंडा फहराया।
सूर्यास्त के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में बहादुर शाह की पसंद। दिल्ली में स्थानीय पैदल सेना उनके साथ शामिल हो गई। राजनीतिक साइमन फ्रेजर सहित अपने ही यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला। एजेंट और शहर को जब्त कर लिया। दिल्ली में पत्रिका के प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट विलोबी ने कुछ प्रतिरोध की पेशकश की, लेकिन वह दूर हो गया। वृद्ध और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। दिल्ली जल्द ही महान विद्रोह का केंद्र बनने वाली थी और बहादुर शाह इसका प्रतीक। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल राजा का यह सहज उत्थान इस तथ्य की मान्यता थी कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का पारंपरिक प्रतीक बन गया था। इस एकल कार्य के साथ सिपाहियों ने सैनिकों के एक विद्रोह को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया था, जबकि विद्रोह में भाग लेने वाले सभी भारतीय प्रमुखों ने मुगल सम्राट के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करने के लिए जल्दबाजी की। इससे यह भी पता चलता है कि विद्रोही राजनीति से प्रेरित थे। यद्यपि धर्म एक कारक था, विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की आम दुश्मन के रूप में धारणा से प्रभावित था। बहादुर शाह ने प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद भारत के सभी प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखकर ब्रिटिश शासन से लड़ने और बदलने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आग्रह किया। जल्द ही पूरी बंगाल सेना ने विद्रोह कर दिया, जो तेजी से फैल गई। अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार के बड़े हिस्से और पूर्वी पंजाब ने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। नागरिक शामिल हों। सिपाहियों के विद्रोह के साथ नागरिक आबादी का विद्रोह भी हुआ, विशेषकर उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में। उनकी संचित शिकायतों को तत्काल अभिव्यक्ति मिली और वे ब्रिटिश शासन के विरोध को हवा देने के लिए सामूहिक रूप से उठे। यह किसानों, कारीगरों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों और सिविल सेवकों द्वारा विद्रोह में व्यापक भागीदारी है, जिसने इसे वास्तविक ताकत के साथ साथ एक लोकप्रिय विद्रोह का चरित्र दिया। यहाँ किसानों और छोटे छोटे जमींदारों ने उन साहूकारों और जमींदारों पर हमला करके अपनी शिकायतों को खुलकर व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया था। उन्होंने विद्रोह का फायदा उठाकर साहूकारों के बही खातों और कर्ज के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानून अदालतों, राजस्व कार्यालयों, तहसीलों, राजस्व अभिलेखों और पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया। एक अनुमान के अनुसार अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले लगभग 50,000 लोगों की कुल संख्या में 1 लाख से अधिक नागरिक थे। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के 1 महीने के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। तूफान केंद्र और विद्रोह के नेता दिल्ली में नामात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास था, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खान के नेतृत्व में सैनिकों की एक अदालत के पास थी, जिन्होंने बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें लाया था दिल्ली को। अदालत में 10 सदस्य शामिल थे, सेना से 6 और नागरिक विभागों से 4। दरबार सम्राट के नाम पर राज्य के मामलों का संचालन करता था। सम्राट बहादुर शाह शायद विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, बुढ़ापा और नेतृत्व गुणों की कमी ने विद्रोह के तंत्रिका केंद्र में राजनीतिक कमजोरी पैदा कर दी और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। कानपुर में स्वाभाविक पसंद अंतिम पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। उन्हें परिवार की उपाधि से वंचित कर दिया गया और पूना से भगा दिया गया और वह कानपुर के पास रह रहे थे। नाना साहब ने कानपुर से अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया, खुद को पेशवा घोषित किया, बहादुर शाह को भारत के सम्राट के रूप में स्वीकार किया और खुद को अपना गवर्नर घोषित किया। स्टेशन की कमान संभालने वाले सर ह्यूग व्हीलर ने 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन मारा गया।
बेगम हजरत महल ने लखनऊ में शासन संभाला, जहां 4 जून 1857 को विद्रोह छिड़ गया और जनता की सहानुभूति अपदस्थ नवाब के पक्ष में थी। उनके बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया था और मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से साझा किए गए महत्वपूर्ण कार्यालयों के साथ एक नियमित प्रशासन का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश निवासी हेनरी लॉरेंस, यूरोपीय निवासियों और कुछ 100 वफादार सिपाहियों ने निवास में शरण ली। रेजिडेंसी को भारतीय विद्रोहियों ने घेर लिया था और घेराबंदी के दौरान सर हेनरी की मौत हो गई थी। घिरी हुई गैरिसन की कमान ब्रिगेडियर इंग्लिस को सौंपी गई, जो भारी बाधाओं से जूझते रहे। सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटराम के शुरुआती प्रयास। लखनऊ को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में नए कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से यूरोपीय लोगों को निकाला। मार्च 1858 में शहर को अंततः अंग्रेजों ने वापस ले लिया, लेकिन गुरिल्ला गतिविधि उसी वर्ष सितंबर तक जारी रही। बरेली में रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज खान बहादुर को कमान सौंपी गई थी। अंग्रेजों द्वारा दी जा रही पेंशन से उत्साहित नहीं, उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया और अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 70 के दशक में एक बूढ़े व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष था, जिन्होंने उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया था। जब वे दानापुर से आरा पहुंचे तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सिपाहियों में शामिल हो गए। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला एक और थे, विद्रोह के उत्कृष्ट नेता। वह मद्रास के मूल निवासी थे और उत्तर में फैजाबाद चले गए थे, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ कड़ी लड़ाई। वह उनमें से एक के रूप में उभरा। अवधि में एक बार विद्रोह शुरू हो जाने के बाद विद्रोह के स्वीकृत नेता। मई 1857 में विद्रोह की सबसे उत्कृष्ट नेता रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने झांसी में सिपाहियों का नेतृत्व संभाला। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आवेदन के द्वारा राज्य पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सेना द्वारा झांसी से खदेड़कर उसने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी की लड़ाई का नारा दिया। कानपुर की हार के बाद उनके साथ नाना साहब के करीबी सहयोगी तांतिया टोपे भी शामिल हो गए। झांसी की रानी और तांतिया टोपे ने ग्वालियर की ओर कूच किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया। सिंधिया, स्थानीय शासक, ने हालांकि अंग्रेजों के साथ जाने का फैसला किया और ले लिया। राय, यहाँ वह महिला थी जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। ह्यू ग्रोज आदमी की ओर से झांसी की रानी को एक श्रद्धांजलि, जिसने उसे हराया। आगरा में आश्रय, नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया और दक्षिण में एक मार्च की योजना बनाई गई। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। आम जनता द्वारा किए गए बलिदान इस प्रकार थे, अपार और असंख्य। परगना बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय ग्रामीण शाहमल का नाम सबसे उल्लेखनीय है। उन्होंने 84 गांवों, 84 देश के रूप में जाना जाता है, के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया, रात में गांव से गांव तक मार्च किया, लोगों से ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदियों पर बने पुलों को नष्ट कर दिया और पक्की सड़कों को खोदा, आंशिक रूप से सरकारी बलों को क्षेत्र में आने से रोकने के लिए और आंशिक रूप से क्योंकि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। शाहमल ने दिल्ली में विद्रोहियों को आपूर्ति भेजी और ब्रिटिश मुख्यालय और मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को रोक दिया। उन्होंने यमुना तट पर एक सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया और वहां से अपने कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण किया।
दरअसल विवादों को सुलझाने और फैसले सुनाने वाले बंगले को न्याय के हॉल में बदल दिया गया था। उन्होंने कम समय के लिए एक प्रभावी खुफिया तंत्र का भी आयोजन किया। क्षेत्र के लोगों को लगा कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है और उनका अपना शासन आ गया है। दुर्भाग्य से जुलाई 1857 में शाहमल को एक अंग्रेज अधिकारी डनलप ने मार डाला। यह आरोप लगाया जाता है कि जनता को डराने के लिए शाहमल के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था और 21 जुलाई 1857 को उसका सिर प्रदर्शित किया गया था। हालांकि 1 वर्ष से अधिक समय तक विद्रोहियों ने भारी बाधाओं के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। विद्रोह का दमन। अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। लंबी और कड़वी लड़ाई के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। घेराबंदी के नेता जॉन निकोलसन बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। शाही राजकुमारों को पकड़ लिया गया और मौके पर ही मार डाला गया। सार्वजनिक रूप से लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा सार्वजनिक रूप से बिंदु रिक्त सीमा पर गोली मार दी गई। सम्राट को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मुगलों का महान घर अंततः और पूरी तरह से बुझ गया था। भयानक प्रतिशोध बरपाया गया था। दिल्ली वालों पर दिल्ली के पतन के साथ विद्रोह का केंद्र बिंदु गायब हो गया। एक के बाद एक विद्रोह के सभी महान नेता गिर गए। कानपुर पर फिर से कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान लखनऊ की वसूली के साथ निकटता से जुड़े थे। सर कॉलिन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया। कानपुर में पराजित नाना साहब 1859 की शुरुआत में नेपाल भाग गए, फिर कभी नहीं सुना गया। उनके करीबी सहयोगी तांतिया टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए, लेकिन अप्रैल 1859 में सोते समय उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। झांसी की रानी की युद्ध के मैदान में जून 1858 में मृत्यु हो गई थी। झांसी को सर ह्यू रोज ने पुनः कब्जा कर लिया था। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, राव साहिब, नाना साहब के भाई और मौलवी अहमदुल्ला सभी मर चुके थे, जबकि अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर किया गया था। बनारस में एक विद्रोह का आयोजन किया गया था जिसे कर्नल नील ने निर्दयतापूर्वक दबा दिया था, जिसने सभी संदिग्ध विद्रोहियों और यहाँ तक उच्छृंखल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश अधिकार पूरी तरह से फिर से स्थापित हो गया था। ब्रिटिश सरकार को देश में पुरुषों, धन और हथियारों की भारी आपूर्ति करनी पड़ी। हालांकि भारतीयों को बाद में अपने दमन के माध्यम से पूरी कीमत चुकानी पड़ी। विद्रोह क्यों विफल हुआ? अखिल भारतीय भागीदारी अनुपस्थित थी। सीमित क्षेत्रीय प्रसार एक कारक था। विद्रोह के बारे में कोई अखिल भारतीय लिबास नहीं था। भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से कमोबेश अप्रभावित रहे। यह शायद इसलिए था क्योंकि उन क्षेत्रों में पहले के विद्रोहों को कंपनी ने बेरहमी से दबा दिया था। सभी वर्ग शामिल नहीं हुए। कुछ वर्ग और समूह शामिल नहीं हुए और वास्तव में विद्रोह के खिलाफ काम। बड़े जमींदारों ने तूफान को तोड़ने के रूप में काम किया। यहाँ तक अवध के तालुकदारों ने भी भूमि की बहाली का वादा किए जाने के बाद पीछे हट गए। साहूकारों और व्यापारियों को विद्रोहियों के प्रकोप का बुरी तरह से सामना करना पड़ा और वैसे भी ब्रिटिश संरक्षण के तहत उनके वर्ग हितों को बेहतर ढंग से संरक्षित देखा गया। पढ़े लिखे भारतीय इस विद्रोह को पिछड़ा हुआ मानते थे। सामंती व्यवस्था का समर्थन और आधुनिकता के लिए पारंपरिक रूढ़िवादी ताकतों की प्रतिक्रिया के रूप में इन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के एक युग की शुरुआत करेंगे। अधिकांश भारतीय शासकों ने शामिल होने से इनकार कर दिया और अक्सर सक्रिय हो गए।
अंग्रेजों की मदद। भाग नहीं लेने वाले शासकों में ग्वालियर के सिंधिया शामिल थे, इंदौर के होलकर, पटियाला, सिंध और अन्य सिख सरदारों के शासक, और कश्मीर के महाराजा। वास्तव में एक अनुमान के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 1/4 से अधिक और कुल जनसंख्या के 10वें हिस्से से अधिक नहीं प्रभावित हुआ था। घटिया हथियार और उपकरण भारतीय सैनिक युद्ध के दौरान भौतिक रूप से खराब तरीके से सुसज्जित थे। आमतौर पर तलवार और भाले और बहुत कम बंदूकें और कस्तूरी के साथ। दूसरी ओर यूरोपीय सैनिक एनफील्ड राइफल जैसे युद्ध के नवीनतम हथियारों से लैस थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने कमांडर इन चीफ को विद्रोहियों की गतिविधियों और रणनीति के बारे में सूचित किया। असंगठित और खराब संगठित विद्रोह बिना किसी समन्वय या केंद्रीय नेतृत्व के खराब संगठित था। प्रमुख विद्रोही नेता नाना साहब, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई से जनरलशिप में उनके ब्रिटिश विरोधियों का कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉरेंस भाइयों, जॉन निकोलसन, जेम्स आउटराम, हेनरी हैवलॉक आदि में असाधारण क्षमता वाले पुरुषों की सेवाएं प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई एकीकृत विचारधारा नहीं। विद्रोहियों में औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ का अभाव था, न ही उनके पास कोई दूरंदेशी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या कोई सामाजिक विकल्प था। विद्रोहियों ने वर्तमान राजनीति की अलग अलग शिकायतों और अवधारणाओं के साथ विविध तत्वों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय इतिहास के इस चरण में भारतीयों के बीच एकता की कमी शायद अपरिहार्य थी। आधुनिक राष्ट्रवाद भारत में अभी तक अज्ञात था। वास्तव में 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक देश से संबंधित होने की चेतना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू मुस्लिम एकता कारक। पूरे विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सभी स्तरों पर लोगों, सैनिकों, नेताओं का पूरा सहयोग था। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर, एक मुसलमान, को सम्राट के रूप में स्वीकार किया, और मेरठ में हिंदू सिपाहियों का पहला आवेग मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ना था। मौलाना आजाद के अनुसार 1857 के उदय की उलझी हुई कहानी के बीच दो तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला, इस काल में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता की उल्लेखनीय भावना है। दूसरी, गहरी वफादारी है, जिसे लोगों ने मुगल क्राउन के लिए महसूस किया। विद्रोही और सिपाहियों, दोनों हिंदू और मुस्लिम, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह सफल होने के बाद गोहत्या पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था। नेतृत्व में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था। उदाहरण के लिए, नाना साहब के पास एक सहयोगी के रूप में एक मुस्लिम और राजनीतिक प्रचार के विशेषज्ञ अजीमुल्लाह थे, जबकि लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार 1857 की घटनाओं ने प्रदर्शित किया कि 1858 से पहले भारत के लोग और राजनीति मूल रूप से सांप्रदायिक या सांप्रदायिक नहीं थे। विद्रोह की प्रकृति। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचार भिन्न है। सर जॉन सीली ने कहा, यह कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए एकमात्र सिपाही विद्रोह था, एक पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई देशी नेतृत्व नहीं था और कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं था। हालांकि यह घटना की पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिक आबादी के कई वर्ग शामिल थे, न कि केवल सिपाहियों के। सिपाहियों का असंतोष अशांति का सिर्फ एक कारण था। डॉक्टर के दत्ता मानते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से एक सैन्य प्रकोप था, जिसका फायदा कुछ असंतुष्ट राजकुमारों और जमींदारों ने उठाया था, जिनके हित नई राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। अंतिम उल्लेखित कारक ने इसे कुछ क्षेत्रों में एक लोकप्रिय विद्रोह की आभा दी। यह चरित्र में कभी भी अखिल भारतीय नहीं था, लेकिन स्थानीयकृत, प्रतिबंधित और खराब संगठित था।
आगे कहते दत्ता के अनुसार आंदोलन को विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और उद्देश्य की एकता के अभाव के रूप में चिन्हित किया गया था। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में था कि 1857 वीडी द्वारा विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नियोजित युद्ध के रूप में व्याख्यायित किया जाने लगा। सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रवादी उभार के माध्यम से भारतीयों द्वारा स्वशासन के उच्च आदर्श से प्रेरित है। डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपने 1857 में विद्रोह को धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू किया, लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में समाप्त होने के रूप में माना। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार हालांकि इसे न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश के बड़े हिस्से अप्रभावित रहे और लोगों के कई वर्गों ने इस उभार में कोई हिस्सा नहीं लिया। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह था सैनिक किसान लोकतांत्रिक गठबंधन का संघर्ष विदेशी और सामंती बंधनों के खिलाफ। हालांकि यह दृष्टिकोण नेताओं से पूछताछ की जा सकती है। विद्रोह स्वयं एक सामंती पृष्ठभूमि से आया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के विद्रोह को अनिवार्य रूप से एक सामंती विद्रोह माना, हालांकि इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एम.एन. रॉय महसूस किया कि विद्रोह वाणिज्यिक पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद का अंतिम खाई स्टैंड था। आर.पी. दत्त ने विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ किसान विद्रोह के महत्व को भी देखा, जबकि उन्होंने इसे पुरानी सामंती व्यवस्था की रक्षा के रूप में स्वीकार किया। 1857 के विद्रोह को वर्गीकृत करना आसान नहीं है, जबकि कोई भी कुछ विचारों को आसानी से खारिज कर सकता है, जैसे कि एलियार रीस, जो इसे ईसाइयों के खिलाफ कट्टर धर्मवादियों का युद्ध मानते थे, या टी.आर. होम्स, जिन्होंने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष में देखा। कोई भी इसे स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में स्वीकार करने के लिए काफी दूर नहीं जा सकता। इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी के बीच थे, लेकिन सामान्य राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की अवधारणा 1857 के विद्रोह में निहित नहीं थी। यह संदेहास्पद है कि विद्रोह में भाग लेने वाले अलग अलग समुदायों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक समान राष्ट्रीयता महसूस करते थे। इसके अलावा दक्षिणी खंड का क्या? विचारों 1857 एक ऐतिहासिक सातत्य में मजबूती से खड़ा है। निस्संदेह यह सामाजिक ताकतों का प्रत्यक्ष उत्पाद नहीं था जो राजनीतिक परत को उड़ा रहा था, बल्कि आकस्मिक संयोग था जिसने इन ताकतों को अभिशाप दिया। यूरोप में 1848 की तरह स्पष्ट असमानताओं के बावजूद यह बिना किसी मुद्दे के विद्रोह पर था जो एक समाज को आधुनिकीकरण के शुरुआती चरणों में ले जा सकता था। एरिक स्टोक्स, यह निश्चित रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि भारत के दर्ज इतिहास के पूरे कैनवास में सभी वर्गों के लोगों और भारत के कई प्रांतों के इस विशाल विदेशी विरोधी गठबंधन के समानांतर खोजना मुश्किल होगा। भारत में कभी भी एक वर्ष से अधिक समय तक और एक साथ उन सभी क्षेत्रों में कोई युद्ध नहीं हुआ, जिसका उद्देश्य विदेशी शासक शक्ति का अपमान और निष्कासन था। एस.बी. चौधरी, इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि तथाकथित प्रथम 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध राष्ट्रवाद की किसी भावना से प्रेरित नहीं था, क्योंकि 1857 में भारत अभी तक राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र नहीं था। यह सच है कि हिंदुओं और मुसलमानों ने सहयोग किया, लेकिन नेताओं और अनुयायियों ने आर.सी. मजूमदारी, दो समुदायों को व्यक्तिगत वफादारी के बजाय स्थानांतरित किया गया था। एक आम मातृभूमि के प्रति वफादारी। तारा चांदी विद्रोह का हिस्सा नहीं था,
प्रत्येक नेता के पास विद्रोह के लिए एक व्यक्तिगत कारण था। रक्षा करने के लिए प्रत्येक का व्यक्तिगत हित था। हालांकि, जैसा कि डॉक्टर सेन बताते हैं, राष्ट्रीय क्रांतियां ज्यादातर अल्पसंख्यकों का काम है, जनता के सक्रिय समर्थन के साथ या बिना। इस दृष्टि से 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वरूप का दावा कर सकता है। कोई कह सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने वाला भारतीयों का पहला महान संघर्ष था। यहाँ तक कुछ इतिहासकारों ने भी इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है, जो यह महसूस करते हैं कि पहले के कुछ विद्रोह विदेशी जुए को हटाने के लिए समान रूप से गंभीर प्रयास थे, लेकिन उस तरह का ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एस.बी. चौधरी कहते हैं, विद्रोह एक विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए कई वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। यह एक वास्तविक, यदि दूरस्थ, बाद के युग के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दृष्टिकोण है। विचारों, विद्रोहियों के जुनून उनकी शिकायतों पर केंद्रित थे, बड़े आदर्शों पर नहीं। पर्सिवल स्पीयर, विद्रोह एक विद्रोह बन गया और एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया जब मेरठ के विद्रोहियों ने खुद को दिल्ली के राजा के अधीन रखा और जमींदार अभिजात वर्ग और नागरिक आबादी के एक वर्ग ने उसके पक्ष में फैसला किया। धर्म की लड़ाई के रूप में जो शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। एस.एन. इसका, उनमें विद्रोहियों के बीच क्षमता का एक ही नेता पैदा हुआ था। हम छुटकारे से परे खो गए होंगे। जॉन लॉरेंस, 1857 का विद्रोह सैनिक किसान का संघर्ष था। विदेशी साम्राज्यवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक गठबंधन, स्वदेशी जमींदारी, मार्क्सवादी व्याख्या, यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी पहले की तुलना में बहुत कम। स्वतंत्रता की लड़ाई, परिणाम, 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने की प्रणाली में दूरगामी परिवर्तन किए। प्रशासन और ब्रिटिश सरकार की नीतियां, विद्रोह को पूरी तरह से दबाने से पहले ही ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के रूप में घोषित किया और भारत के लिए एक राज्य सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, की नियुक्ति के लिए प्रदान किया। देश के प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन द्वारा ग्रहण की गई थी और कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु द्वारा भारत सरकार की धारणा की घोषणा 1 नवंबर 1858 को जारी क्वीन की उद्घोषणा में इलाहाबाद के एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। इस घोषणा के द्वारा गवर्नर जनरल ने अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी, वायसराय का। उस उद्घोषणा में किए गए कई वादे भारतीयों को सकारात्मक प्रकृति के प्रतीत हुए। रानी की घोषणा के अनुसार विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया था और अंग्रेजों ने सम्मान करने का वादा किया था। देशी राजकुमारों की गरिमा और अधिकार, भारतीय राज्यों को अब से को मान्यता देनी थी। ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता और उन्हें एक ही आरोप के हिस्से के रूप में माना जाना था। ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना भारत के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। उद्घोषणा में सभी भारतीयों को कानून के तहत समान और निष्पक्ष सुरक्षा का वादा किया गया था। इसके अलावा नस्ल या पंथ के बावजूद सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिए गए थे। यह भी वादा किया गया था कि पुराने भारतीय अधिकारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को कानून बनाते और प्रशासित करते समय उचित सम्मान दिया जाएगा। सेना, जो प्रकोप में सबसे आगे थी, को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया था और ब्रिटिश सैन्य नीति, विभाजन और प्रतिवाद के विचार पर हावी हो गई थी। अंग्रेज अब भारतीय वफादारी पर निर्भर नहीं रह सकते थे, इसलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कमी आई। फूट डालो और राज करो की अवधारणा को अपनाया गया,
जाति, समुदाय, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया गया। पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत की मार्शल जातियों से भर्ती की जानी थी, जो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादार साबित हुए थे। सेना को नागरिक आबादी से दूर रखने का प्रयास किया गया। सेना समामेलन योजना 1861 ने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन की सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा भारत में यूरोपीय सैनिकों को इंग्लैंड की समय समय पर यात्राओं द्वारा लगातार सुधार किया गया था, जिसे कभी कभी लिंक्ड बटालियन योजना कहा जाता था। कुछ पर्वतीय बैटरियों को छोड़कर सभी भारतीय तोपखाने इकाइयों को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेना और तोपखाने में सभी उच्च पद विभाग यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक किसी भी भारतीय को राजा के कमीशन के योग्य नहीं माना जाता था और एक नई अंग्रेजी भर्ती को वायसराय के कमीशन वाले भारतीय अधिकारी से बेहतर माना जाता था। एक आत्मविश्वासी विक्टोरियन का पहले का सुधारवादी उत्साह। उदारवाद लुप्त हो गया क्योंकि ब्रिटेन में कई उदारवादी यह मानने लगे कि भारतीय सुधार से परे हैं। इस नए दृष्टिकोण उदारवाद का रूढ़िवादी ब्रांच, जैसा कि थॉमस मेटकाफ द्वारा बुलाया गया था, को इंग्लैंड के रूढ़िवादी और कुलीन वर्गों का ठोस समर्थन मिला, जिन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया। भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में गैर हस्तक्षेप। इस प्रकार सुधारों का युग समाप्त हो गया। इंग्लैंड में रूढ़िवादी प्रतिक्रिया ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को और अधिक निरंकुश बना दिया। इसने सत्ता साझा करने के लिए शिक्षित भारतीयों की आकांक्षाओं को नकारना शुरू कर दिया। लंबे समय में यह नया ब्रिटिश रवैया साम्राज्य के लिए प्रतिकूल साबित हुआ, क्योंकि इससे शिक्षित भारतीय मध्य वर्गों में निराशा हुई और आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बहुत जल्द 1857 के विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति जोर से शुरू हुई। अंग्रेजों ने एक वर्ग समुदाय का इस्तेमाल किया। सफेद विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के मद्देनजर कंपनी के तहत कार्यरत यूरोपीय बलों के एक वर्ग ने इस कदम का विरोध किया, जिसके लिए 3 प्रेसिडेंसी सेनाओं को अपनी निष्ठा को निष्क्रिय कंपनी से रानी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जैसा कि ब्रिटिश सेना में। इस आक्रोश के परिणामस्वरूप कुछ अशांति हुई, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। 1861 से पहले भारत में 2 अलग अलग सैन्य बल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन काम कर रहे थे। एक रानी की सेना थी और दूसरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इकाइयां शामिल थीं। कंपनी के सैनिकों को गृह प्रदेशों के अलावा अन्य क्षेत्रों में संचालन से संबंधित विभिन्न खर्चों को कवर करने के लिए बट्टा वेतन के अतिरिक्त भत्ते मिलते थे। सत्ता हस्तांतरण के साथ बट्टा को रोक दिया गया। स्थानांतरण के आसपास के कानूनों की लॉर्ड कैनिंग की कानूनी व्याख्या ने भी प्रभावित श्वेत सैनिकों को क्रोधित कर दिया। श्वेत विद्रोह को भारत में पहले से ही अनिश्चित ब्रिटिश स्थिति के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया था, जिसमें भारत में अभी भी उत्साहित आबादी के बीच नए सिरे से विद्रोह को उकसाने की क्षमता थी। यूरोपीय सेनाओं की मांगों में एक भर्ती बोनस या उनके दायित्वों से रिहाई का विकल्प शामिल था। अंत में मुफ्त घर के साथ मुफ्त और स्पष्ट रिहाई की मांग को स्वीकार कर लिया गया और पुरुषों ने घर लौटने का विकल्प चुना। यह भी माना जाता है कि यूरोपीय बलों की ओर से खुला विद्रोह और शारीरिक हिंसा ऐसी थी कि रानी की सेना में स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत कम थी। राय। वैचारिक रूप से ब्रिटिश जिन्होंने बाहरी लोगों के रूप में अपना शासन शुरू किया था, वे अपने सम्राट को भारत की संप्रभुता में निहित करके अंदरूनी बन गए। बर्नार्ड कोहन रानी की उद्घोषणा के संदर्भ में दूसरे के खिलाफ बेईमानी से। इस प्रकार सामाजिक रूप से अपूरणीय गिरावट थी। जब ब्रिटिश क्षेत्रीय विजय समाप्त हो रही थी,
अंग्रेजों द्वारा व्यवस्थित आर्थिक लूट का दौर शुरू हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था का बिना किसी भय के पूर्ण शोषण किया गया। 1858 की रानी की उद्घोषणा के अनुसार 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया था, जो यह धारणा देने के लिए था कि रानी के अधीन सभी समान थे, नस्ल या पंथ के बावजूद। वास्तव में सिविल सेवा परीक्षा के संचालन के लिए बनाए गए विस्तृत नियमों का प्रभाव उच्च सेवाओं को उपनिवेशवादियों के पास रखने का था। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नस्लीय घृणा और संदेह शायद विद्रोह की सबसे खराब विरासत थी। ब्रिटेन में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने भारतीयों को अमानवीय प्राणियों के रूप में चित्रित किया, जिन्हें केवल श्रेष्ठ बल द्वारा ही रखा जा सकता था। भारत में साम्राज्यवाद के समर्थकों ने पूरी भारतीय आबादी को भरोसे के लायक नहीं बताया और उनका अपमान और अपमान किया। भारत सरकार की पूरी संरचना को फिर से तैयार किया गया था और एक मास्टर रेस की धारणा पर आधारित था, व्हाइटमैन के बोझ के दर्शन को सही ठहराते हुए। इसने शासकों और शासितों के बीच की खाई को चौड़ा किया। इसके अलावा आने वाले समय में राजनीतिक विवादों, प्रदर्शनों और हिंसा के कृत्यों का विस्फोट हुआ। विद्रोह का महत्व। अंग्रेजों के लिए 1857 का विद्रोह इस मायने में उपयोगी साबित हुआ कि इसने कंपनी के प्रशासन और उसकी सेना में स्पष्ट कमियों को दिखाया, जिसे उन्होंने तुरंत ठीक कर दिया। यदि विद्रोह न हुआ होता तो ये दोष संसार के सामने कभी प्रकट नहीं होते। भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह का एक बड़ा प्रभाव था। स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में इसने लोगों और सिपाहियों की खुली शिकायतों को सामने लाया, जिन्हें वास्तविक माना जाता था। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि भारतीयों के पास जो आदिम हथियार थे, वे अंग्रेजों के उन्नत हथियारों से मेल खाते थे। इसके अलावा दोनों पक्षों द्वारा किए गए संवेदनहीन अत्याचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया, जो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी संघर्ष में हिंसा से बचना चाहिए। शिक्षित मध्यम वर्ग, जो एक बढ़ता हुआ वर्ग था, हिंसा में विश्वास नहीं करता था और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता था। लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की स्थानीय परंपराओं को स्थापित किया, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान मददगार साबित होंगी। सारांश। विद्रोह औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का उत्पाद। आर्थिक कारण नए राजस्व निपटान के तहत भारी कराधान। सारांश बेदखली, भारतीय उत्पादों के खिलाफ भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का विनाश और आधुनिक तर्ज पर सहवर्ती औद्योगिकरण का अभाव, जो किसानों, कारीगरों और छोटे जमींदारों को प्रभावित करता है। राजनीतिक कारण प्रगति की लालची नीति, ब्रिटिश शासन की अनुपस्थिति, संप्रभुता चरित्र, भारतीय जनता के सामाजिक धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप। सैन्य कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक कारणों से सिपाहियों के बीच असंतोष, एक लंबे इतिहास के साथ मिलकर। विद्रोहों का। विद्रोह के केंद्र और दिल्ली, नेता जनरल बख्त खान, कानपुर लखनऊ, नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, बरेली, कुंवर सिंह, बिहार मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद, झांसी, बागपत, रानी लक्ष्मीबाई, शाहमाली, ब्रिटिश प्रतिरोध, दिल्ली, लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, सर ह्यूग व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल, कानपुर। लखनऊ, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटराम, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी बेनारस, हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, सर ह्यूग रोज, कर्नल जेम्स नील। विफलता के कारण सीमित क्षेत्रीय और सामाजिक आधार। अंग्रेजों को भारतीय जनता के कुछ वर्गों का महत्वपूर्ण समर्थन। प्राधिकारी, ब्रिटिशों की तुलना में संसाधनों की कमी, समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व की कमी, एक सुसंगत विचारधारा और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अभाव। प्रकृति, आरसी,
मजूमदार और एसएन सेन एक संगठित राष्ट्रीयत नहीं। विद्रोह आरसी मजूमदार न तो पहले न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। वीडी सावरकर स्वतंत्रता संग्राम। एरिक स्टोक्स चरित्र में अभिजात्य वर्ग। लॉरेंस और सीली मेरे सिपाही विद्रोह। टीआर होम्स सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। जेम्स आउटराम एक मुसलमान की राजधानी बनाने की साजिश। हिंदू शिकायतों का पर्सिवल स्पीयर विद्रोह के 3 चरण निष्कर्ष। स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और विदेशी शासन से स्वतंत्रता की खोज के बीज बोए गए। प्रभाव क्राउन ले लिया, कंपनी शासन समाप्त कर दिया। रानी की उद्घोषणा ने प्रशासन को बदल दिया। सेना का पुनर्गठन किया। जातीय द्वेष गहरा गया। सफेद विद्रोह